नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं स्टॉक मार्केट बिगिनर टू एडवांस लेवल के लेक्चर नंबर 2 के बारे में, जो कि इस वीडियो में हम रेगुलेटर्स एंड फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज और IPO के बारे में कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज ए स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट क्या है? तो आइए इसको एक उदाहरण के साथ समझते हैं। जैसा कि हम अपने बगल के किराने दुकान जाकर जरूरत की चीजें खरीदते हैं, वैसे ही हम इक्विटी में निवेश या खरीद बिक्री स्टॉक मार्केट या शेयर बाजार में करते हैं। इक्विटी की खरीद बिक्री आप बिना स्टॉक मार्केट के नहीं कर सकते हैं। स्टॉक मार्केट का काम है इक्विटी खरीदने और बेचने वाले को मिलाना, लेकिन ये स्टॉक मार्केट किसी दुकान या इमारत के रूप में नहीं दिखता जैसा कि आप किराने दुकान को देखते हैं। स्टॉक मार्केट इलेक्ट्रॉनिक रूप में होता है। आप कंप्यूटर के जरिए इस पे जाते हैं और वहां खरीद बिक्री का काम करते हैं। एक बात का यहाँ ध्यान रखें कि ये शेयरों की खरीद बिक्री का काम आप बिना स्टॉक ब्रोकर के नहीं कर सकते हैं। स्टॉक ब्रोकर एक रजिस्टर्ड मध्यस्थ होता है, जिसके बारे में हम आगे विस्तार से बताएंगे। अब बात करते हैं स्टॉक मार्केट पार्टिसिपेंट एंड द नीड ऑफ टू रेगुलेट देम। स्टॉक मार्केट में कौन कौन से लोग भाग लेते हैं और उन्हें रेगुलेट करने की जरूरत क्यों है, तो आइए एक एक करके समझते हैं। पहला है डोमेस्टिक रिटेल पार्टिसिपेंट। इसके अंतर्गत भारतीय मूल के नागरिक जो भारत में ही रहते हैं, जैसे आप हम जो भी भारत के मूल निवासी हैं, वो सारे इस डोमेस्टिक रिटेल पार्टिसिपेंट के अंतर्गत आते हैं। अब बात करते हैं NRI एंड OCI। NRI एंड OCI के अंतर्गत वे भारतीय मूल नागरिक आते हैं जो कि भारत के ही मूल नागरिक हैं, लेकिन जो विदेशों में जाकर के बसे हैं वो लोग NRI एंड OCI के अंतर्गत आते हैं। अब बात करते हैं डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन। इसके अंतर्गत भारतीय कंपनियां आती हैं, जैसे कि भारतीय जीवन बीमा, LIC, SBI तथा अन्य बहुत सारी कंपनियां इसके अंतर्गत आती हैं। अब बात करते हैं डोमेस्टिक एसेट मैनेजमेंट कंपनी, AMC कंपनी जिसको शॉर्ट में बोला जाता है। ये कंपनियां आमतौर पे घरेलू म्यूचुअल फंड कंपनियां होती हैं, जैसे कि SBI म्यूचुअल फंड, HDFC AMC, ICICI म्यूचुअल फंड। ऐसी भारत में बहुत सारी कंपनियां हैं जो डोमेस्टिक एसेट मैनेजमेंट कंपनी के अंतर्गत आती हैं। अब बात करते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, विदेशी संस्थागत निवेशक। इसमें विदेशी कंपनियां, विदेशी एसेट मैनेजमेंट कंपनियां, हेज फंड वगैरह आती हैं। अब बात करते हैं कि इन सारी संस्थाओं को रेगुलेट करने की जरूरत क्यों पड़ती है। तो आप सभी जानते हैं कि शेयर बाजार में भाग लेने वाले हर एंटिटी का एक मकसद होता है मुनाफा कमाना, और वो जब पैसे की बात आती है तो इंसान के अंदर लालच और डर दोनों बहुत ज्यादा होता है। कोई भी इंसान बड़े आराम से लालच और डर के चक्कर में पड़कर गलत काम कर सकता है। भारत में इस तरह के घोटाले भी हुए हैं, जैसे हर्षद मेहता स्कैम, और भी बहुत सारे घोटाले हुए हैं। इसीलिए जरूरी है कि एक ऐसी बॉडी हो जो नियम कानून बनाए और ये सुनिश्चित करे कि किसी तरह की गलत हरकतें बाजार में न हो और सभी को पैसा कमाने के सही मौके मिले। इसीलिए रेगुलेटर की ज़रूरत होती है। भारतीय रेगुलेटर की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसको सेबी शॉर्टकट में बोला जाता है, ये संस्था भारतीय शेयर बाजार को नियंत्रित करती है। इसका उद्देश्य भारतीय सिक्योरिटीज यानी कि प्रतिभूतियों में निवेश करने वाले निवेशकों के हितों की संरक्षण करना, प्रतिभूति बाजार में विकास का उन्नयन करना तथा उसे विनियमित करना और उससे संबंधित उसके विभिन्न विषयों का प्रावधान करना, नियम में बनाना, ये सेबी का काम है। अब बात करते हैं कि सेबी किन किन चीज़ों को नियंत्रित कर सकती है। तो सेबी NSE और BSE को रेगुलेट कर सकती है ताकि वो अपना काम सही से कर सके। स्टॉक ब्रोकर और सब ब्रोकर के लिए नियम बना सकती हैं। शेयर बाजार में हिस्सा लेने वाले कोई भी एंटिटी गलत काम न कर सके, इसके लिए सेबी नियम बना सकती है। कंपनियां शेयर बाजार का इस्तेमाल सिर्फ खुद के फायदे के लिए न करें, वो रिटेलर्स का भी ध्यान रखें, इसके लिए भी नियम बना सकती हैं और बनाती हैं। बड़े निवेशक जिनके पास बहुत पूंजी होती है, वे अपने हिसाब से बाजार में हेर फेर न कर सके। इन सारी चीज़ों के लिए सेबी नियम बनाती है और उन्हें रेगुलेट करती है। अब बात करते हैं फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज की, कि कौन कौन से फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज होते हैं। अब बात करते हैं स्टॉक ब्रोकर। स्टॉक ब्रोकर कौन से लोग होते हैं? ब्रोकर के बारे में बात करें तो ये सबसे महत्वपूर्ण शेयर बाजार का इंटरमीडिएटरीज है। इसके बारे में जाने बगैर आपका काम नहीं चलने वाला है। ये एक कॉर्पोरेट एंटिटी है
जो शेयर एक्सचेंज में ट्रेडिंग मेंबर के तौर पे रजिस्टर्ड होता है। इनके पास स्टॉक ब्रोकिंग का लाइसेंस होता है और ये सेबी के नियमों के तहत काम करते हैं। एक तरह से माने तो स्टॉक ब्रोकर आपके लिए शेयर मार्केट का दरवाजा है, जिसके बगैर आप शेयर मार्केट में अंदर प्रवेश नहीं कर सकते हैं। आपको ट्रेडिंग करने के लिए सबसे पहले किसी न किसी ब्रोकर के पास अपना अकाउंट खुलवाना होता है। आप अपनी पसंद का अकाउंट किसी ब्रोकर से चुन सकते हैं, लेकिन बिना ब्रोकर के आप शेयर की खरीद या बिक्री नहीं कर सकते हैं। अब बात करते हैं डिपॉजिटरी एंड डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। इसको समझने से पहले एक उदाहरण के साथ इसे समझते हैं। मान लीजिए कि जब आप कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो उसके कागज़ को आप संभाल करके रखते हैं, जिससे कि आने वाले समय में आप दिखा सकें कि आपने कब और कहाँ उसे खरीदा था। इसके लिए कागज़ को सुरक्षित जगह पर रखना महत्वपूर्ण होता है। वैसे ही डिपॉजिटरी एंड डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट का कार्य होता है कि जो भी आप स्टॉक को बाई करते हैं तो आजकल स्टॉक डीमेट अकाउंट में आते हैं, जो कि फिजिकल आपको देखने को नहीं मिलता है। तो उन डीमेट फॉर्मेट में जो भी शेयर होते हैं उनको संभालने का काम डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट का होता है। इनका काम ये है कि जो भी शेयर का लेन देन आपके डीमेट में हो रहा है वो आपके डीमेट में क्रेडिट करेंगे और उससे डेबिट करेंगे और आपके डीमेट की देखरेख करेंगे। तो भारत में मुख्यतः माने तो NSDL और CDSL भारत में दो मुख्यतः डिपॉजिटरी हैं। अब बात करते हैं बैंक्स की। शेयर बाजार के मामले में बैंक की भूमिका काफ़ी सीधी होती है। ये बैंक से ट्रेडिंग अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट से बैंक के बीच पैसे ट्रांसफ़र करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, जो कि आप सभी जानते हैं। इसमें ध्यान रखने वाली बातें हैं कि आप अपने डीमेट अकाउंट में, आपके पास यदि 2 से 3 खाते हैं तो आप सभी से अपने डीमेट अकाउंट में पैसा क्रेडिट कर सकते हैं, लेकिन जब भी आपको अपने डीमेट अकाउंट से बैंक अकाउंट में क्रेडिट करना होगा पैसा, तो केवल प्राइमरी अकाउंट में ही क्रेडिट किया जाएगा पैसा। और दूसरी बात कि केवल आप ही के नाम से जो बैंक अकाउंट होगा उसी से आपके डीमेट अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र होगा, अन्यथा कि दूसरे अकाउंट के व्यक्ति के नाम से होगा तो ट्रांसफ़र नहीं होगा। ये बातें हमें ध्यान में रखनी चाहिए। अब नेक्स्ट पॉइंट है NSCCL एंड ICCL, जिसका कि फुल फॉर्म होता है नेशनल सिक्योरिटी क्लियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की एक बॉडी है और ICCL ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की ये सब्सिडरी है। इनका काम ये है कि खरीदार और बेचने वाले की पहचान करना और उनके अकाउंट में पैसे के बदले शेयर जोड़ना, और यदि आपने शेयर सेल किया है तो शेयर को डेबिट करके और आपके अकाउंट में पैसे को क्रेडिट करना। ये पक्का करना कि सौदा पूरा हो और किसी भी पार्टी सौदे से पीछे न हटे, किसी भी प्रकार का कोई डिफ़ॉल्ट न कर सके। ये काम NSCCL और ICCL का है। तो दोस्तों आइए अब बात करते हैं कि ओरिजिन ऑफ ए बिजनेस, एक बिजनेस की शुरुआत कैसे होती है और ये किस प्रकार स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होने के लिए एक कंपनी तैयार होती है। तो मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है जिसके पास एक बिजनेस आइडिया है और उसके पास कुछ पैसे हैं, लेकिन उसके पास उतने पर्याप्त पैसे नहीं हैं जिससे कि वो अपना बिजनेस चला सके। तो जिसके पास आइडिया है और जो बिजनेस शुरू करना चाहता है उसको बोलेंगे प्रमोटर, और उसने किसी अन्य 2 व्यक्तियों से पैसा लिया ताकि वो अपना बिजनेस शुरू करे। तो मान लीजिए कि अभी बिजनेस शुरू नहीं हुआ है और उस समय जो पैसा आपको दे रहा है उसको बोलेंगे एंजल इन्वेस्टर। तो मान लीजिए कि उसने और 2 व्यक्तियों से पैसा लिया, तो बाकी ये तीनों मिल करके कितने एंटिटी हो गए? 3 एंटिटी हो गए। इन तीनों ने मिल करके जितना भी पैसा लगाया, मान लीजिए कि इसने 5 करोड़ रुपया लगाया और बाकी इन दोनों ने 2.5 करोड़ रुपया लगाया, तो टोटल हो गया 10 करोड़ रुपया। अब इस कंपनी की शुरुआत होगी तो यहाँ पे एक शेयर इशू किया जाएगा। कितने करोड़? मान लीजिए कि अगर 10 करोड़ है और 10 रुपया एक शेयर का फेस वैल्यू रखा जाता है, तो लगभग 1 करोड़ शेयर कंपनी इशू करेगी, जिसमें कि प्रत्येक शेयर का फेस वैल्यू 10 रुपये का होगा। तो अब बात करते हैं कि 1 करोड़ कंपनी ने शेयर इशू कर दिए और जिसमें प्रत्येक शेयर का फेस वैल्यू 10 रुपया है, लेकिन प्रमोटर ने 5 करोड़ रुपया लगाया तो उसने अपने होल्डिंग का 40% ले लिया, क्योंकि बिजनेस उसको चलाना है, उसको ने शुरू किया है तो वो अपना हिस्सा ज़्यादा लेगा। तो उसने 40% शेयर उसका ले लिया, यानी कि 40 लाख शेयर उसने ले लिया। बाकी दोनों ने, एंजल 1 और एंजल 2 ने 5 करोड़ रुपया दिया था, उनको 10% शेयर देना है, यानी कि 2.5 लाख शेयर उन दोनों को मिल गया, क्योंकि 2.5 करोड़ रुपए ही इन दोनों ने दिए थे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 50% कंपनी का शेयर कंपनी के पास है और 50% बाकी प्रमोटर और एंजल 1 इन्वेस्टर के पास है। अब मान लीजिए कि कंपनी इशू लाना चाहती है, IPO लाना चाहती है, तो यदि कंपनी अपने 50% इस वाले में से हिस्सेदारी में से बेचती है तो उसको बोला जाता है फ्रेश इशू, क्योंकि कंपनी जो भी अमाउंट जाएगा वो कंपनी के खाते में जाएगा। लेकिन यदि प्रमोटर या एंजल 1
इनमें से शेयर बेच रहा है तो इसका बोला जाता है OFS, ऑफर फॉर सेल। तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा तो कि ऑफर फॉर सेल किसको बोला जाता है और फ्रेश इशू किसको बोला जाता है। फ्रेश इशू वो होता है जो कंपनी के जो भी अमाउंट मिलेगा वो कंपनी के बिजनेस में जाएगा, उसको फ्रेश इशू बोला जाएगा। और ऑफर फॉर सेल बोला जाएगा जो कि प्रमोटर या एंजल वन इन्वेस्टर के पास जाएगा, उसको ऑफर फॉर सेल बोला जाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट है इनिशियल पब्लिक ऑफर IPO। व्हाई डू कंपनी गो पब्लिक। कंपनी कोई भी कंपनी अपना IPO क्यों लाती है, तो इसके लिए पहला पॉइंट हो सकता है कि प्रोवाइड एन एग्जिट फॉर अर्ली इन्वेस्टर। जो भी आपने देखा एंजल वन इन्वेस्टर थे, उनको भी तो अपना पैसा निकालना है मार्केट से, जो भी वो इन्वेस्ट किए हैं, तो उनके शेयर बेचने के लिए वो IPO ला सकते हैं। रिवार्ड ऑफ एम्प्लॉय, जो भी एम्प्लॉय हैं कंपनी में काम कर रहे हैं उनको रिवार्ड दिया जा सकता है, उसके लिए IPO ला सकती है। इम्प्रूविंग विजिबिलिटी, यानी कि कंपनी का जो भविष्य है, फ्यूचर है, उसको साफ सुथरा रखने के लिए, आगे भविष्य में बताने के लिए कि हाँ कंपनी का ग्रोथ क्या है, विजन क्या है, उसके लिए भी IPO लाया जा सकता है। फाइनली IPO का उद्देश्य एक ही होता है कि उसको कंपनी मार्केट से पैसा लेना है। अब बात करते हैं IPO सीक्वेंस ऑफ इवेंट। IPO लाने के लिए क्या क्या इवेंट होते हैं, किन किन रास्तों से होकर के IPO आपके पास आता है। लगता है कि हाँ आज IPO लिस्ट हुआ है, लेकिन उसके पीछे बहुत सारी कारणें होती है, तो उन चीज़ों को एक एक करके समझते हैं कि किन किन स्टेप से होकर के एक IPO लाने के लिए गुजरना पड़ता है। तो आइए पहला देखते हैं कि अपॉइंट ए मर्चेंट बैंकर। किसी भी कंपनी को अगर IPO लाना है तो खुद जाकर के सेबी के पास एप्लीकेशन नहीं दे सकती है, उसके लिए उसको एक मर्चेंट बैंकर को अपॉइंट करना पड़ता है। अब वो मर्चेंट बैंकर का काम है कि उसके लिए अप्लाई टू सेबी विथ ए रजिस्ट्रेशन स्टेटमेंट। वो मर्चेंट बैंकर सेबी के पास एक रजिस्ट्रेशन अप्लाई करता है, उसके बाद गेटिंग ए नोट फ्रॉम सेबी, वो सेबी से उसके लिए नोट प्राप्त करता है, यानी कि परमिशन मिलता है कि हाँ तुम्हारा ये रजिस्ट्रेशन सही है, कंपनी अच्छा काम कर रही है, तुम IPO ला सकते हो। तब जब उसके बाद जो सेबी से परमिशन मिल जाता है, मर्चेंट बैंकर DRHP सेबी के पास फाइल करता है, जिसका कि फुल फॉर्म होता है ड्राफ्ट रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस, जो कि आप और जितने भी इन्वेस्टर होते हैं जो कंपनी का शेयर खरीदने वाले होते हैं, IPO में अप्लाई करने वाले होते हैं, उनके लिए वो दिया जाता है कि आप इसमें पढ़ सकते हैं कि इसमें कंपनी का पिछले का क्या रिकॉर्ड है, किस प्रकार कंपनी ग्रो की है, विजन क्या है, कितना प्रॉफिट कमाई है पिछले सालों में, ये सारी चीज़ें DRHP में होती हैं। अब बात करते हैं मार्केट दी IPO, यानी कि IPO का मार्केटिंग करना, उसका प्रचार प्रसार करना, लोगों में अवेयरनेस फैलाना, ताकि IPO अच्छा परफॉर्म कर सके। अन्यथा IPO उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करेगी तो जो भी कंपनी के एम्प्लॉय हैं, रिटेल इन्वेस्टर हैं, या जो भी निकलना चाहते हैं, उनको अच्छा मुनाफा नहीं मिलेगा। इसीलिए IPO को प्रमोट कराया जाता है, उसको प्रचार प्रसार कराया जाता है, ताकि लोगों में अवेयरनेस फैले और तो अधिक से अधिक उसमें पैसा लगाएं, जिसके कारण IPO प्रीमियम पे लिस्टेड हो और सभी लोगों को अच्छा खासा फायदा हो। दूसरा पॉइंट है फिक्स द प्राइस बैंड। जब कंपनी DRHP फाइल करती है तो सेबी के पास, तो उसके बाद इसका IPO का प्राइस बैंड फिक्स होता है कि हाँ IPO जैसे कि 20 रुपये से 25 रुपये के प्राइस में आनी चाहिए, या 50 से 60 रुपये के प्राइस बैंड में आनी चाहिए, ये सब उसके बाद फिक्स होता है। और उसके बाद बुक बिल्डिंग का काम होता है। जनरली बुक बिल्डिंग का मतलब होता है एक रोड शो पूरा तैयार हो जाने के बाद कि प्राइस बैंड इतना है, सब कुछ तैयार हो जाने के बाद कुछ दिनों के लिए शेयर का सब्सक्रिप्शन खोलना होता है, जिससे कि लोग इशू में पैसे लगा सकें। और मान लीजिए कि इसका प्राइस बैंड 100 से 110 रुपये का है, तो बुक बिल्डिंग से पता चल जाएगा कि लोग किस किस कीमत पर पैसा लगा रहे हैं, कौन सी कीमत उन्हें सही लग रही है। इस जानकारी को जमा करना ही बुक बिल्डिंग कहा जाता है। इससे सही कीमत का अंदाज़ा लगाया जाता है। इसको आसान शब्दों में समझे तो IPO का जो ओपनिंग डेट होता है और क्लोजिंग डेट जिसमें हम बोली लगाते हैं, वही बुक बिल्डिंग होता है कि जो भी इन्वेस्टर हैं, रिटेल इन्वेस्टर हैं, FIA हैं, DI, किस अमाउंट पे, किस प्राइस पे पैसा लगा रहे हैं, उसी को बुक बिल्डिंग बोला जाता है। बुक बिल्डिंग के बाद का स्टेप होता है क्लोजर, यानी कि IPO का क्लोजिंग होता है। और बुक बिल्डिंग हो जाने के बाद शेयर की लिस्टिंग की कीमत तय की जाती है कि अपर प्राइस बैंड पे लिस्ट होगा, या लोअर प्राइस बैंड पे लिस्ट होगा, या प्रीमियम पे लिस्ट होगा। और ये कीमत आमतौर पे वो कीमत होती है जिस पर सबसे ज़्यादा एप्लीकेशन या एप्लीकेशन की अर्जी आई होती है। क्लोजर बोला जाता है फाइनली लिस्टिंग के दिन। इस दिन कंपनी का शेयर एक्सचेंज पे लिस्ट होता है। लिस्टिंग उस कीमत पे तय होती है जबकि जो भी डिमांड होता है और सप्लाई के आधार पर वो लिस्टिंग तय होती है। इसके बाद शेयर अपने कट ऑफ कीमत से प्रीमियम या डिस्काउंट पे लिस्ट होता है। अब बात करते हैं व्हाट हैपन आफ्टर द IPO। IPO लिस्ट हो जाने के बाद क्या होता है। तो जब IPO लिस्ट हो गया,
उसके बाद यदि हम कंपनी का शेयर खरीदते हैं बेचते हैं तो उसको बोलते हैं सेकेंडरी मार्केट में खरीदना या बेचना। और जो भी आज IPO लिस्ट हुआ यहाँ पे हम समझे उसको में जो लोग अप्लाई किए थे और उनको अलॉटमेंट हुआ तो वो लोग बोलेंगे कि हाँ हमके प्राइमरी मार्केट से हमने शेयर खरीदा, क्योंकि डायरेक्ट उन्होंने कंपनी से शेयर खरीदा न कि किसी दूसरे इन्वेस्टर से। तो जो भी लोग कंपनी से शेयर खरीदेंगे डायरेक्ट पहली बार उनको प्राइमरी मार्केट बोला जाएगा, और जो लोग आपस में शेयर को खरीद बिक्री करेंगे उन्हें सेकेंडरी मार्केट बोला जाएगा। अब बात करते हैं व्हाट हैपन आफ्टर द IPO। अब IPO लिस्ट होने के बाद फ्यू की पॉइंट और जार्गन है, कुछ शब्दावलियां हैं जिनको कि हमें समझना जरूरी है। तो आइए इनको एक एक करके देखते हैं कि क्या ये शब्दावलियां हैं। एक होता है अंडर सब्सक्रिप्शन। मान लीजिए कि 100 शेयर के लिए कंपनी बेचना चाहती है लेकिन 90 लोग ही अप्लाई किए IPO के लिए, तो इसको बोला जाएगा अंडर सब्सक्राइब होगा, क्योंकि जितना शेयर बेचना चाहते हैं उतना बिका ही नहीं, कम ही लोग अप्लाई ही, खरीदने वाले ही कम थे, तो इसको अंडर सब्सक्रिप्शन बोला जाता है। अब मान लीजिए ओवर सब्सक्रिप्शन क्या होता है। तो यदि कंपनी 100 शेयर बेचना चाहती है लेकिन 1000 लोगों ने अप्लाई किया, यानी कि 1000 लोग उसको खरीदना चाहते हैं लेकिन शेयर तो कंपनी 100 ही बेचना चाहती है, तो ये कितना गुना, लगभग 10 गुना ये अधिक लोग हैं, तो इसको बोला जाएगा ओवर सब्सक्रिप्शन, यानी कि कंपनी ओवर सब्सक्राइब हुई। अब नेक्स्ट पॉइंट है ग्रीन शू ऑप्शन का अर्थ होता है कि कंपनी लिस्टिंग होने से पहले कुछ दिनों के लिए एक विंडो ओपन करती है जिसमें कि HNI और QIB जो भी बड़े इन्वेस्टर होते हैं उसमें उस शेयर को सब्सक्राइब कर सकते हैं। उनके लिए एक परसेंटेज रखा जाता है कि हाँ इतनी परसेंट आपको शेयर कंपनी अलॉट कर रही है, तो उस समय का जो सब्सक्रिप्शन होता है उसको ग्रीन शू ऑप्शन कहा जाता है। और फिक्स प्राइस उसको बोलते हैं, जैसे कि प्राइस बैंड आजकल कोई भी कंपनी प्राइस बैंड में ला रही है, जैसे कि 90 से 95 रुपये प्राइस बैंड होता है IPO अप्लाई करने का, लेकिन फिक्स प्राइस वो होता है कि डायरेक्ट वो एक ही ऑप्शन नहीं लाएगी 95 रुपये, इसमें सभी लोग 95 रुपये पे ही अप्लाई करेंगे, तो इसको बोला जाता है फिक्स प्राइस। अब प्राइस बैंड की बात करें एंड कट ऑफ प्राइस की, तो प्राइस बैंड जैसे कि 90 है और 95 है, कंपनी इस रेंज में IPO लाई है, तो इन दोनों को प्राइस बैंड बोला जाएगा, लेकिन कट ऑफ प्राइस उसको बोला जाएगा जो हायर साइड में होगा 95 रुपये, इसको कट ऑफ प्राइस बोला जाएगा। तो इस लेसन की समरी क्या है, इस लेसन में हमने ये जाना कि शेयर मार्केट में आने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले ब्रोकर के पास अकाउंट ओपन करेंगे। शेयर मार्केट को रेगुलेट कौन करता है, तो सेबी रेगुलेट करता है। और IPO लाने का प्रोसेस क्या क्या होता है। अब मिलते हैं अगले इसके नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट जल्द ही अपलोड किया जाएगा। एक आपसे निवेदन है, आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक कीजिए। यदि आपके फ्रेंड्स या फैमिली में कोई स्टॉक मार्केट बिल्कुल बेसिक से सीखना चाहता है तो ये वीडियो उनके साथ आप शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं इसके अगले पार्ट में। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।